हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे सभी बच्चों का रिवीजन होता चला जाए। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो एक बात ध्यान दें कि ये जो सीरीज है ये आपके चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से आपको हम फिर से सीरीज स्टार्ट करके दे रहे हैं। अब सीरीज जो है ये बार बार नहीं शुरू होगी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से चीजें बार बार नहीं शुरू होगी। तो जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या इधर उधर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो अब वो इधर उधर अपना समय ना व्यर्थ करें। अब जो है आप सीरियस हो जाइए और जितनी भी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं हर एक क्लास आप अटेंड कीजिए। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जो कि है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। किस पे लगाए हो शिवू? एंड्रॉइड पे लगा दिया, नहीं चलने दो। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आपको पता होगा क्वेश्चन तुरंत लगेगा। क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में मैंने एक संबंध बताया था। ठीक, फोकस दूरी कितना दिया है, एफ बराबर 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या आर बराबर आपसे पूछा है, तो आर बराबर क्या होता है, 2 इंटू एफ। तो 2 गुणे फोकस दूरी कितनी है, 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। यही हमारा बेटा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। हम धीरे धीरे आसान सवाल से कठिन सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़े इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे सेशन आपका आगे बढ़ता जाएगा आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिससे चीजें आपको थोड़ी प्रॉपर ढंग से समझ में आए, इसलिए हमने चीजों को आसान से जो है कठिन की तरफ रखा है। ठीक है, और पढ़ने का तरीका भी यही है। पहले हम ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करें जो हमारे समझ में आए, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएं। ठीक है, अचानक से हम लेवल बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे आपको v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें निकालना। यहां पे दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है ध्रुव से, ठीक है, मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखी गई उसकी दूरी कितनी है। तो वस्तु की दूरी हमेशा u होती है और u कितनी दे रखी है, -20 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर जी माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि हमेशा जो वस्तु होता है वो दर्पण के बाईं ओर होता है, दर्पण के बाईं ओर। और चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है बेटा कि अगर जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है और दर्पण के बाईं ओर यानी इस साइड की जितनी भी दूरी होगी वो निगेटिव होगी और इस साइड की जितनी भी दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, दर्पण कौन सा यूज किया है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब इस प्रकार से। ठीक है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होगी तो फोकस दूरी तो हमारी पॉजिटिव रहेगी। ठीक, फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी इधर होगी। वस्तु को हम दर्पण के बाईं ओर रखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार, तो इसकी जो फोकस दूरी हो गई नेगेटिव में, यानी इसकी दूरी u का मान नेगेटिव में। ठीक, अब हमें चाहिए v, ये निकालना। फार्मूला अप्लाई कर दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र है। अब इसी दर्पण सूत्र से हम क्या करेंगे, इस चीजों को निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, 1/f, f का मान कितना है 10, इक्वल टू 1/v, v हमें निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना -20। ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। ठीक, तो एलसीएम कितना हो गया 20, 10 था, 10 का कितना गुना हुआ, 2 गुना 10 दूनी 20, तो ऊपर भी 2 से गुणा।
प्लस यहाँ 20 था, 20 का कितना गुना, 1 गुना, यानी कि 20 का 20 ही है, तो ऊपर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, इजकल टू 1/v। ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 20, इजकल टू 1/v, ठीक है। तो पलट दो इसको, v इजकल टू, v नीचे है, v नीचे है, यहाँ नीचे कौन है 20, तो 20 इस बार ऊपर हो जाएगा 20/3, यानी कि 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, 6 6 6, ठीक, इतना सेंटीमीटर। तो 20 को 3 से भाग करोगे तो यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा, तो यानी कि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। अगर आपसे प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछता तो आप ये चीज बताते कि प्रतिबिंब जो बन रहा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, जो भी बच्चे अभी तक बेटा शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं वो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर, 60 नोट्स और 3 मॉडल पेपर, ये सारी चीजें लाइव सॉल्व करवाई जाएंगी। तो जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े हैं वो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़ जाए, और जिसकी फीस अभी सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए है। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे संजीव सर, क्या संजीव सर, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक ये कूपन कोड है और एक जो है आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल एक साथ, ठीक है। तो एक बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे तो भी काम करेगा, स्पेस नहीं देंगे तो भी काम करेगा। तो ये आपके 2 कूपन कोड हैं, इन दोनों कूपन कोडों में से आप कोई भी कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, आपको तुरंत जो है 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपकी प्राइस हो जाएगी बेटा 699, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं तुरंत अभी ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उन बच्चों की लिस्ट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर करने वाले बच्चों का रोल नंबर, नाम, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ मेंशन है। आप अगर चाहें तो इन बच्चों का रिजल्ट जो है यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को पेमेंट करने में कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर दिया गया 7084817009 और 9682700949, ठीक है, 9682700949। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन में संलग्न चित्र की बात कर रहा है, यहाँ पे चित्र है ही नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब बात संलग्न चित्र की है तो अब संलग्न चित्र यहाँ पे है ही नहीं, तो क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए इसको छोड़कर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, ठीक है। तो प्रकाश की चाल c बराबर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर कितना है, 1.5। माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं क्या है, v हमें निकालना है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल का सीधा सीधा फार्मूला होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, बटे अपवर्तनांक। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपवर्तनांक कितना 1.5। तो 1.5 को 3 से जब 1.5 से 3 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो ये कट जाएगा, आएगा कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट फार्मूले बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मूले के आधार पर लगने वाले सारे क्वेश्चन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में कहीं पे भी वस्तु को हम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक, ये हो गया उत्तल दर्पण का फोकस F। ठीक है, और ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या C। अब मान लेते हैं इसके सामने कहीं पर इस प्रकार से कोई वस्तु AB स्थित है, कोई वस्तु AB स्थित है। एक प्रकाश किरण क्या करो, AB से सीधा, AB से बिल्कुल सीधा मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर प्रकाश किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये तो इस प्रकार से फोकस से होकर इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र C से। ठीक है, अब ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर कट करेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे कट कर रही है, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, A डैश B डैश, A डैश B डैश। कैसे बन रहा है, प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाया गया है, तब ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिल रही। ठीक है, तो आभासी हो गया, सीधा हो गया और वस्तु से छोटा हो गया। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब बन कहां रहा है, ध्रुव यानी कि P और F के बीच में। ठीक है, P और F के बीच में। ठीक, P और F के बीच में ये हमारा प्रकाशिक केंद्र P यानी कि जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, पोल, और ये हो गया हमारा फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, अगर अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अनंत और P के बीच में कहीं स्थित है तो ये जो किरण आरेख खींचा गया है इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। अगला है अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सीधे सीधे किरण आरेख पूछा गया। ठीक है, और ये चीज बेटा आप लोग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं जल्दी से सभी बच्चे हाथ उठाएं। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताएंगे। बिल्कुल करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल डायग्राम बनाना, किरण आरेख खींचना। ठीक है, चलिए एक हम खींच के बता दे रहे हैं, बाकी उसी आधार पर आप लोग कर लेंगे। चलिए इसमें से कोई एक हम बता देते हैं। चलिए हम मान ले तो पहला ही बता दे रहे हैं। ठीक है, अब रैंडमली कोई भी हम बता देते हैं। चलिए है क्या, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा दर्पण होता है, इसका उभरा हुआ भाग पेंट किया हुआ होता है, ये होता हमारा अवतल दर्पण। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, यहां कहीं होगा हमारा फोकस F, यहां कहीं होगा हमारा प्रकाशिक केंद्र C। अब कह रहा है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, यानी ये है वक्रता केंद्र, यानी कि जो हमारा वक्रता केंद्र C है इससे अधिक दूरी पर, यानी इससे अधिक दूरी पर मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु AB स्थित है, AB। अब इसी का किरण आरेख हमें खींचना, बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं बेटा, सीधे इसकी हेड से एक प्रकाश किरण ले जाओ मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, ले गया। परावर्तन के पश्चात इसको वापिस कहां से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। ठीक है, इसका परावर्तन हुआ, ये फोकस से होकर चलेगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र C से लेके जाओ, कहां से, प्रकाशिक केंद्र C से लेके जाओ। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र C से जाने वाली जो प्रकाश किरण है, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे, ठीक है, जहां पे कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। ठीक है, यहां पे ये दोनों एक दूसरे से कट कर रहे हैं तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र C पर रखोगे तो प्रतिबिंब ठीक इसी के नीचे बनेगा। आगे कह रहा है वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच, प्रतिबिंब वस्तु को यहां लाओगे तो प्रतिबिंब यहां हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, और फोकस तथा दर्पण यानी यहां ले जाओगे तो प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा और काफी बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए एक अवतल दर्पण से। तो परावर्तन के आपको नियम लिखने हैं, सिंपल से परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं, पहला। और दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये परावर्तन के दो नियम है। ठीक, अब कह रहा है इसी में एक क्वेश्चन ऐड किया गया है
कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, यानी u बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता कब है, ये केस आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब है दर्पण के पीछे। आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब है अगर ये हमारा दर्पण है तो दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जैसे ही जाएंगे यानी कि दर्पण के दाईं ओर। दर्पण के पीछे का मतलब दर्पण के दाईं ओर, और दाईं ओर जैसे हम जाएंगे तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ये दूरी क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी जो v है, v क्या हो जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको r निकालना है। तो r निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको f निकालना होगा। f निकाल के इसमें 2 से गुणा कर दो। चलो सबसे पहले आप f निकालो। तो f 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v, v का मान -10, 1/u, u का मान कितना, सॉरी v का मान कितना बेटा 20, इसका मान -10, ठीक। एलसीएम ले लो, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ कितना है 20, तो 20 का 20 ही है, जैसा का तैसा, तो ऊपर 1 है, जैसा का तैसा 1। यहाँ कितना 10, 10 की जगह कितना हो गया 20, तो 10 का कई गुना हुआ 2 गुना, 10 दूनी 20, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। और चिन्ह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, यानी कि -2। तो आया कितना -1/20, ये 1/f आया, 1/f आया। तो f बराबर कितना हो गया -1/20, तो f बराबर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आंसर बिल्कुल सही आया। क्यों सही आया है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव आया भी है, ठीक है। हमसे लेकिन फोकस दूरी ना पूछ के क्या पूछा, वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर हम क्या जानते हैं 2 गुणे f, तो f की जगह कितना रख देंगे 20, तो 2 गुणे 20, यानी वक्रता त्रिज्या हो गई 40 सेंटीमीटर। चिन्ह के साथ रखोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस, ठीक है। आंसर क्लियरली आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला भी सवाल भैया, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि u बराबर -15, u बराबर कितना है -15, u बराबर -15। आगे क्या है, यदि दर्पण की फोकस दूरी f 30 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा है अवतल, फोकस दूरी क्या हो जाएगी नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v निकालना है, फार्मूला अप्लाई कर रही है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र पर आप फटाफट से सबका मान रखें और तुरंत सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा ना बेटा। अभी इस पर आपने देखा 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया ना, इसी तरीके से इस पर आपको रखना, कैलकुलेट करना, फटाफट से पूरा मान आ जाएगा, ठीक। दीपक पानी ले आओ, ठीक है। क्लियरली आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र बनाकर समझाएं, ठीक है। तो चलिए भाई इन्हें चित्र बनाकर समझा देते, इसमें क्या समस्या है, बहुत आसान सवाल है। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है, ये हमने मान लिया कोई दर्पण है, ठीक है, और ये हमने मान लिया कोई प्रकाश किरण है जो इस दर्पण पे इस प्रकार से आपतित होता है, ठीक है, जो इस दर्पण पर क्या हो रहा, ये कोई हमारा प्रकाश किरण है जो दर्पण पर आपतित हो रहा, आपतित होने के बाद ये क्या हो रहा, परावर्तित हो जा रहा। तो ये हो गया हमारा क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर एक काम करो, अभिलंब खींच लो, ठीक है, आपतन बिंदु पर आप अभिलंब खींच लो। तो टेढ़ा हो गया यार, आपतन बिंदु पर अभिलंब ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींच दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक, आपतन बिंदु।
ये हो गया अविलंब, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, यानी कि आपतन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण आर, ठीक है। तो अब क्या रूल है, पहला कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा क्या है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे प्लस रिफ्लेक्टिंग यानी कि परावर्तित रे, रिफ्लेक्टिंग रेज प्लस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा नियम है, और जो कि है, और वो तल हमारा कौन सा, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है यही हमारा क्या है, तल है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर या कोई समस्या है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यही सेकंड लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्रांतिक कोण का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला पता तो आंसर आ जाएगा। अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin IC, जहां IC क्रांतिक कोण है, जहां IC क्रांतिक कोण है, जहां IC क्रांतिक कोण है, ठीक। अब n बराबर 1/sin 45, तो sin 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, तो 1/√2, √2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। √2 चला जाएगा आपका ऊपर, नीचे क्या बचेगा, केवल 1, तो √2/1 इसका मतलब हो गया √2, ठीक है। यही आपका अपवर्तनांक हो गया। √2 का मान जानते हैं कितना होता है, 1.414, ठीक है, 1.414। तो चाहे आप ये लिखें या ये लिखें, ठीक है। क्लियर है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब दर्शाइए। अभी अभी इसके पहले एक क्वेश्चन था जो उत्तल दर्पण वाला मैंने क्वेश्चन कराया, वही सेम क्वेश्चन देखो, याद भी दिला दे रहा हूं कहां करवाया था मैंने। ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। यही सेम जो यहां क्वेश्चन था वही आंसर से यहां पे भी होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अवतल दर्पण के लिए इसका निगमन कीजिए। तो यहां पे क्या है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए सूत्र 1/, ये सूत्र में थोड़ा सा बच्चों जो है मॉडिफाई कर लो, सूत्र जो है थोड़ा सा गलत है, ठीक है। हालांकि निगमन जो है ये जो है थोड़ा रॉन्ग है। सूत्र आपका है 1/f = 1/b + 1/u। ये जो है सूत्र है, इसका आपको निगमन करना है। इसका क्या करना है, आपको निगमन करना है। तो कितने बच्चे हैं जो इसका प्रूफ कर सकते हैं लॉन्ग डेरिवेशन में, यानी कि जो आपके विस्तृत होते प्रश्न है उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया गया, ठीक है। अगर नहीं आएगा पहले आप इसे एक बार ट्राई करें, ठीक है। आप इसे एक बार खुद ट्राई करें, अगर नहीं आता है तब आप मुझसे बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सर जो है निगमन करा दीजिएगा, तो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। देखो उसमें होता क्या है कि जिस क्वेश्चन में आप गलती करेंगे वो क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो वो गलती आप कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा वो गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। और अगर बिना गलती के सीखोगे तो वो ज्यादा समय तक नहीं याद रहेगा, ठीक है। खुद से कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं कर पाए गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम दो ही हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे। चलिए आई होप हो जाएगा, नहीं भी होगा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसको वापिस से करा देंगे। आगे कह रहा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध, ठीक है, भी स्थापित कीजिए।
अब ये जो संबंध स्थापित करने वाली बात है, ये संबंध स्थापित करना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। संबंध स्थापित करने वाली जो बात है, ये संबंध स्थापित आपको नहीं करना, बस आपको इस संबंध के बारे में बताना, ठीक है। संबंध क्या है इसका? अपवर्तनांक n इजकल टू, ठीक है, अपवर्तनांक n इजकल टू 1/sin IC, जहां IC क्रांतिक कोण है, जहां IC क्या है? क्रांतिक कोण है, ठीक है, क्रांतिक कोण है। और n क्या है हमारा? n जो है ये अपवर्तनांक है माध्यम का, ठीक है, यानी कि किसके सापेक्ष? सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, या शॉर्ट फॉर्म में इसे आप अपवर्तनांक देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक है। ये इनका संबंध है। आगे कह रहा क्रांतिक कोण, सॉरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात अगर आपको समझनी है तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है, यदि उसके आपतन कोण का मान, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? इधर विरल माध्यम है, ठीक है, और इधर का माध्यम क्या है? सघन, ठीक है, सघन। अब क्रांतिक कोण की चीजें क्लियर है। क्रांतिक कोण होता क्या है? तो सबसे पहले तो हम आपको क्रांतिक कोण क्लियर कर दें। तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण जो है वह कोण है, ठीक है, सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण, ये वाला कोण, ठीक है। ये हो गई आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसी को, ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है, के बीच ये जो कोण बन रहा IC, ठीक है, बना वह कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। अब ये प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसको जाना तो चाहिए सीधे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये सीधे जा रही है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट के ये इस प्रकार से चली जाती है, बिल्कुल अभिलंब से कितने अंश के कोण पे? 90 अंश के कोण। कितने अंश के कोण पे? 90 डिग्री, 90 अंश के कोण पर, ठीक है। तो सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्या कहलाता? क्रांतिक कोण कहलाता। अब यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जिसका आपतन कोण हम क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, अब कोई दूसरी प्रकाश किरण है, मान लेते हैं ये हमारी, ठीक है, कोई ये दूसरी प्रकाश किरण, ठीक, जिसका आपतन कोण हम क्या कर रहे हैं? क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये आपतन कोण ये है, ठीक है, इससे ज्यादा कर दे रहे हैं। तो अब ये जब परावर्तित होगी तो आपतन कोण पे थी तो 90 डिग्री पे, आपतन कोण से, सॉरी क्रांतिक कोण पे थी तो 90 डिग्री, क्रांतिक कोण से जब ज्यादा कर देंगे तो ये और नीचे आ जाएगी, यानी ये वापस से इसी माध्यम में आ गई, सघन माध्यम से गई और वापस सघन माध्यम में आ गई, ठीक। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो क्या परिभाषा बनी? यदि सघन माध्यम में, ठीक है, किसी प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए तो वह प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए, जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, बट आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 799 है, और उसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे संजीव सर तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका कूपन कोड है संजीव सर। इस कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको तुरंत जो है 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर, 60 नोट्स और 3 मॉडल पेपर, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट रिवीजन जो है क्रैश कोर्स के अंदर आपको कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं बेटा, सभी लोग बैच से जुड़ जाइए। ओके, चलिए आगे देखिए, ये उन बच्चों की लिस्ट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। इनके नाम, रोल नंबर और इनका परसेंटेज और इनके डिस्ट्रिक्ट
मेंशन है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पर जो है सॉरी गूगल पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, इनके रिजल्ट। और अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके, ठीक है, जुड़ सकते हैं, या कॉल मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और ये शुभम क्लासेस का जो ऐप है वो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।